जरा कल्पना कीजिए, एक घर है और वहां अचानक से आग लग जाती है। जो कि बहुत ही डरावनी स्थिति होती है। हाँ बिल्कुल। दमकल की गाड़ियां आती हैं, बाहर सड़क पर अफरा तफरी मचती है और आखिरकार किसी तरह आग बुझा दी जाती है। और उसके बाद जो रूटीन जांच होती है वो शुरू होती है। सही कहा। पुलिस और अधिकारी अंदर जाते हैं सिर्फ नुकसान का जायजा लेने के लिए, लेकिन उन्हें मलबे के बीच कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल, वहां बिना हिसाब की नकदी का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। अब सोचिए, अगर ये किसी बड़े व्यापारी या किसी राजनेता का घर होता तो क्या होता। अरे तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती। हाँ, मामला दर्ज होता, शाम तक न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती और शायद गिरफ्तारियां भी हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो घर किसी आम इंसान का नहीं था। एग्जैक्टली वो एक मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा का आधिकारिक आवास था, मतलब एक सिटिंग जज का घर। और यहीं से पूरी कहानी में वो मोड़ आता है जो सिस्टम को ही चुनौती दे डालता है। बिल्कुल। जब पुलिस को एक सिटिंग जज के घर में ऐसा कुछ मिलता है तो भारत की पूरी कानूनी व्यवस्था अचानक से एक डेड एंड पर आकर खड़ी हो जाती है। वो सीधे हथकड़ी लेकर नहीं जा सकते। हाँ, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तो आज के इस विश्लेषण में, इस डीप डाइव में, हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। हमारे पास जो ढेरों आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हैं, उनका उद्देश्य यही समझना है कि ऐसा क्यों होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में न्याय करने वालों की खुद की जवाबदेही कैसे तय होती है। और वो जो इस्तीफा लूपहोल, हाँ, वो इस्तीफा लूपहोल, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, जो तब सामने आता है जब कोई जज जांच के बीच में ही अपना पद छोड़ देता है। मैं हूं आपकी होस्ट और मेरे साथ हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ। नमस्ते। और मैं बता दूं कि ये विषय सिर्फ एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार के आरोप तक सीमित नहीं है, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। जब हम उस संस्था की बात करते हैं जिसका काम ही पूरे देश में न्याय व्यवस्था को लागू करना है, और जब उसी संस्था के किसी रक्षक पर सवाल उठने लगे तो सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। सही कहा, पूरी व्यवस्था की नींव हिल जाती है। ये घटना हमारे कानूनों में मौजूद उन गहरी खाइयों को, उन खाली जगहों को उजागर करती है जिनके बारे में संविधान निर्माताओं ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए उसी घटना से शुरू करते हैं। जब उस घर में नकदी मिली तो स्थानीय पुलिस ने सामान्य तरीके से काम क्यों नहीं किया? मेरा मतलब है, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में चोरी का या बिना हिसाब का पैसा मिलता है तो कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। साधारण तौर पर हाँ, लेकिन तो फिर यहाँ अलग से एक पूरी प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? पुलिस ने सीधे जांच क्यों नहीं की? अगर स्थानीय पुलिस सीधे जाकर एक जज को गिरफ्तार कर ले, अच्छा, तो इसका मतलब है कि सत्ता में बैठी कोई भी सरकार, मतलब अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके किसी भी ऐसे जज को डरा धमका सकती है। ओ, जो सरकार के खिलाफ फैसले दे रहा हो। सीधे। बिल्कुल। इसीलिए इस तरह के मामलों से निपटने के लिए एक खास कानून है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। 1968 का अधिनियम। हाँ, जैसे ही जस्टिस वर्मा पर यह गंभीर आरोप लगा, तुरंत इस अधिनियम के तहत एक संसदीय जांच समिति का गठन कर दिया गया। अच्छा, तो ये संसदीय समिति थी। हमारे नोट्स बताते हैं कि इस समिति ने अपनी सुनवाइयां इन कैमरा की। हाँ, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। अब मैं समझती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई वीडियोग्राफी हो रही थी। नहीं, इन कैमरा का मतलब कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं होता। हाँ, इसका मतलब तो बंद दरवाजों के पीछे होने वाली सुनवाई से है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है? देखिए, इन कैमरा का उद्देश्य सच्चाई को छुपाना नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इसका मुख्य कारण संस्था की गरिमा को बनाए रखना है। जब तक आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हो जाते, तब तक एक जज पर सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालने से आम जनता का पूरी न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है। हाँ, ये बात तो है। लोग फिर अदालतों पर शक करने लगेंगे। सही कहा। तो समिति ने बंद कमरों में कई गवाहों को बुलाया और सबूतों को बहुत बारीकी से परखा। और जो निकलकर सामने आया वो काफी हैरान करने वाला था। बिल्कुल था। मतलब इस मामले में जो सहायक वकील थे, यानी असिस्टिंग काउंसिल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हाँ, उनकी रिपोर्ट बहुत स्पष्ट थी। और बात सिर्फ बिना हिसाब की नकदी मिलने तक नहीं रुकी थी, है ना? नहीं, उससे भी आगे गई। हाँ, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और जांच के दौरान भ्रामक स्पष्टीकरण दिए गए। मतलब जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई। एग्जैक्टली। अब
मुझे एक बात समझाइए, अगर सबूत इतने स्पष्ट थे तो उन्हें तुरंत पद से क्यों नहीं हटा दिया गया? क्योंकि कानून में और वो भी संवैधानिक पदों के मामले में केवल सबूत मिलना या सहायक वकील का ये कह देना कि आरोप सच है, वो काफी नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ता है? यहीं से वो लंबी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। ओहो, इम्पीचमेंट। हाँ, भारत के संविधान ने जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर इतना जटिल और लंबा बनाया है कि इसे आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे ना इसी बात पर थोड़ा उलझन होती है। कैसी उलझन? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत जजों को हटाने के सिर्फ 2 आधार दिए गए हैं। हाँ, साबित कदाचार या अक्षमता। हाँ, अब अक्षमता तो समझ में आती है कि कोई शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम ना हो। बिल्कुल। लेकिन ये साबित कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये क्या है? और इसके लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या ये जानबूझकर जजों के लिए एक वीआईपी क्लब नहीं बना देती? वीआईपी क्लब? मेरा मतलब है, एक आम नागरिक गलती करे तो वो सीधे जेल जाता है, लेकिन जज के लिए संसद में एक पूरी अलग प्रक्रिया चलेगी। क्या ये उन्हें बचाने के लिए बनाई गई एक अभेद्य दीवार नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, कोई भी सोचेगा ऐसा। हाँ, क्योंकि ये बहुत अनफेयर लगता है। लेकिन इसे एक वीआईपी ढाल की तरह नहीं देखना चाहिए। साबित कदाचार का मतलब सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या आता है? इसमें भ्रष्टाचार, संविधान का घोर उल्लंघन या कोई ऐसा नैतिक पतन शामिल है जो उन्हें उस कुर्सी पर बैठने के अयोग्य बनाता हो। समझ रही हूँ। इसे इतना सख्त इसलिए बनाया गया है ताकि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रहे। इस प्रक्रिया के 2 बहुत ही स्पष्ट और अलग-अलग चरण होते हैं। 2 चरण? हाँ, पहला है जांच का चरण, जिसमें वो 3 सदस्य समिति बनती है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में लिखा है कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद मतलब एमिनेंट ज्यूरिस्ट शामिल होते हैं। हाँ, यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यही 3 लोग क्यों? मतलब कोई पुलिस कमिश्नर या सीबीआई का डायरेक्टर क्यों नहीं? यही इस प्रक्रिया की खूबसूरती है। सुप्रीम कोर्ट का जज ये सुनिश्चित करता है कि जांच उच्चतम न्यायिक मानकों के अनुसार हो। ओके। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूरे सिस्टम के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिष्ठित न्यायविद को इसलिए रखा जाता है ताकि ये सिर्फ जजों द्वारा जजों की जांच बनकर ना रह जाए। ओ, मतलब एक बाहरी और निष्पक्ष कानूनी नजरिया भी शामिल हो। एग्जैक्टली। और ये समिति प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करती है। तो प्राकृतिक न्याय का यहाँ व्यावहारिक मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिस में ये कैसे काम करता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई एक तरफा फैसला नहीं होगा। जिस जज पर आरोप लगे हैं उसे उन सभी सबूतों को देखने, गवाहों से जिरह करने और अपना पूरा बचाव करने का अधिकार मिलता है। मतलब ये एक तरह का मिनी ट्रायल है। हाँ, बिल्कुल एक मिनी ट्रायल जैसा। और अगर ये समिति अपनी जांच में ये पाती है कि आरोप सचमुच साबित हो गए हैं, हाँ, केवल तब जाकर दूसरा चरण शुरू होता है। और वो दूसरा चरण है राजनीतिक चरण। सही कहा। जहाँ संसद की भूमिका आती है। और मुझे लगता है कि यहीं पर ये प्रक्रिया लगभग असंभव हो जाती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि रिपोर्ट संसद में जाती है और वहां इसे विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या हम थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि ये विशेष बहुमत असल में क्या है और ये इतना मुश्किल क्यों है? विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 हिस्सा इसके पक्ष में वोट करे। 2/3 हिस्सा? हाँ, और साथ ही ये सदन की कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए। जो कि भारत जैसे बहुदलीय राजनीतिक ढांचे में, मतलब जहां इतनी सारी पार्टियां हैं, लगभग एक सपना है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। इतने सारे अलग अलग विचारधारा वाले राजनेताओं को किसी एक मुद्दे पर एक साथ लाना, और वो भी 2/3 बहुमत के साथ, ये अपने आप में एक हिमालय चढ़ने जैसा काम है। एकदम सही कह रही हैं। इसीलिए आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को महाभियोग के जरिए पद से हटाया नहीं जा सका है। एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं। कुछ मामले संसद तक पहुंचे जरूर हैं, लेकिन वे कभी इस विशेष बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। तो ये जटिलता एक तरह से शील्ड बन जाती है, आप कह सकती हैं, लेकिन ये जटिलता ये भी सुनिश्चित करती है कि जब तक आरोप इतने गंभीर और अकाट्य न हो कि पूरा देश और सभी पार्टियां एकमत हो जाएं,
तब तक किसी जज को सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जा सकता। हाँ, ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन हमारे पास जो जस्टिस वर्मा का मामला है, उसमें कहानी इस राजनीतिक चरण तक तो पहुंची ही नहीं। नहीं, वहां तक नौबत ही नहीं आई। जांच का चरण लगभग पूरा होने वाला था। सहायक वकील ने सबूत पेश कर दिए थे। हाँ, और अब बचाव पक्ष यानी डिफेंस फेज शुरू होने वाला था, जहां जज को अपने पक्ष में दलीलें देनी थीं। लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसा दाव चला जिसने 1968 के इस पूरे कानून को ही पंगु बना दिया। जी हाँ, उन्होंने अपना बचाव पेश करने से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। बस इस्तीफा दे दिया। हाँ, और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि समिति पर अनुचित व्यवहार का, प्रोसीजरल अनफेयरनेस का आरोप भी लगा दिया। मतलब उनका कहना था कि समिति निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। और अब इस एक कदम ने उस 3 सदस्यीय समिति के सामने एक अभूतपूर्व वैधानिक संकट खड़ा कर दिया। और सच कहूं तो ये बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी। क्यों? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और उस पर गबन का आरोप लगता है और एचआर उसकी जांच कर रहा है। वह व्यक्ति जांच के बीच में ये नहीं कह सकता कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अब आप मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। हाँ, निजी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ देश के इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति बस अपना पद छोड़ता है और पूरी संसदीय जांच रुक जाती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है? मतलब अगर हम इसे कूटनीतिक दुनिया के एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी देश का एक राजनयिक है, एक डिप्लोमैट। वो विदेश में कोई अपराध करता है, उसे डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए स्थानीय पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही। अब जब उसका अपना देश उसे आधिकारिक रूप से बर्खास्त करने और सजा देने की तैयारी कर रहा है, तो वो बदनामी से बचने के लिए अपना ही राजनयिक पासपोर्ट फाड़ देता है और कहता है मैंने नौकरी छोड़ दी। अरे वाह! तो क्या ये जस्टिस वर्मा वाला मामला कुछ वैसा ही नहीं है? ये बहुत ही सटीक तुलना है। और समिति का जो फैसला था वो पूरी तरह से कानून की इसी तकनीकी भाषा पर आधारित था। तकनीकी भाषा? हाँ, समिति ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट स्पष्ट रूप से केवल एक मौजूदा जज यानी सिटिंग जज के लिए बनाया गया है। ओह! अब सोचिए, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? जज को पद से हटाना। बिल्कुल। तो समिति ने तर्क दिया कि जब जस्टिस वर्मा ने खुद ही पद छोड़ दिया तो वो अब सिटिंग जज नहीं रहे। मतलब जिस पद से उन्हें हटाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, वो पद अब खाली हो चुका है। एग्जैक्टली। इसलिए समिति ने अपनी कार्रवाई वहीं रोक दी और एक अधूरी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी। हाँ, ये बात अलग है कि केंद्र सरकार ने उनके द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या हमारा कानून सच में इस मामले पर इतना खामोश है? दुर्भाग्य से हाँ। मतलब क्या संविधान निर्माताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि कोई जज जान से बचने के लिए बीच में ही भाग खड़ा होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान और 1968 का अधिनियम दोनों इस बात पर पूरी तरह से मौन है कि अगर जांच के बीच में इस्तीफा आ जाए तो क्या करना चाहिए। और यही कानूनी खामोशी ही इस इस्तीफा लूप होल की असली जड़ है। शायद कानून बनाने वालों ने ये मान लिया था कि जो व्यक्ति इस सर्वोच्च पद तक पहुंचेगा उसका नैतिक स्तर इतना ऊंचा होगा कि वो इस तरह की रणनीतिक चालबाजी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। और इस खामोशी ने अतीत में बहुत सी विसंगतियां पैदा की हैं। विसंगतियां मतलब भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसे मामले रहे हैं जहां जज ने इस्तीफा दिया और समिति ने जांच रोक दी। अच्छा। लेकिन ऐसे भी मामले रहे हैं जहां जज के इस्तीफे के बावजूद समिति ने अपना काम जारी रखा, जांच पूरी की और अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जो कानूनी विशेषज्ञ ये तर्क देते हैं कि इस्तीफे के बाद भी जांच जारी रहनी चाहिए, उनका मुख्य आधार क्या है? उनका आधार बहुत मजबूत है। मतलब जब पद ही नहीं बचा तो जांच का क्या फायदा? उनका तर्क ये है कि ये जांच सिर्फ एक नियोक्ता और कर्मचारी यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक सार्वजनिक उद्देश्य मतलब पब्लिक पर्पस पूरा करती है। जब न्यायपालिका पर आरोप लगते हैं तो जनता का विश्वास दांव पर होता है। बिल्कुल। अगर कोई जज सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दे ताकि उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष मतलब एडवर्स फाइंडिंग आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज न हो सके, हाँ, तो ये न्याय व्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। सही बात है। अगर जांच पूरी होती है तो ये तय हो जाता है कि आरोप सच थे या झूठ। सच्चाई का सामने आना उस पद से हटाए जाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, पब्लिक को तो सच जानने का हक है। हाँ,
और अगर ये लूप होल ऐसे ही बना रहा तो हर दागी जज बदनामी और आधिकारिक कलंक से बचने के लिए ठीक रिपोर्ट आने से पहले इस्तीफा दे देगा। ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो अब इस पूरी कहानी के अंत पर आते हैं। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। हाँ। समिति ने अपनी फाइलें बंद कर दी और रिपोर्ट लोकसभा को दे दी। तकनीकी रूप से देखें तो उन्होंने संसद के सामने महाभियोग का सामना करने की उस भयंकर बदनामी से खुद को बचा लिया। हाँ, एक तरह से तो बचा लिया। उन्होंने अपना रिकॉर्ड तकनीकी रूप से साफ रखा। तो क्या ये मान लिया जाए कि आरोप हवा में गायब हो गए और वे पूरी तरह से बच निकले? यहीं पर ये पूरी व्यवस्था अपने सबसे बड़े विरोधाभास या पैराडॉक्स को जन्म लेती है। पैराडॉक्स कैसे? देखिए, उन्होंने खुद को महाभियोग से तो बचा लिया, लेकिन जैसा कि आपने उस राजनयिक वाले उदाहरण में कहा था ना कि उसने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। हाँ, अपना पासपोर्ट फाड़कर उन्होंने अपनी इम्यूनिटी भी खो दी। ओह। इस्तीफे का मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी आपराधिक जवाबदेही खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि वो जो सिटिंग जज वाली अभेद्य दीवार थी, अनुच्छेद 124 की वो संवैधानिक ढाल, हाँ, वो अब टूट चुकी है। पूरी तरह से टूट चुकी है। चूंकि अब वे पद पर नहीं हैं, वे भारत के किसी भी अन्य आम नागरिक की तरह हैं। अच्छा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब उस बिना हिसाब की नकदी और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में आवश्यक कानूनी मंजूरियां प्राप्त करने के बाद सामान्य कानून के तहत उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। बिल्कुल। अरे ये तो एक जबरदस्त विडंबना है ना? मतलब वो लूप होल जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक विशेष और बेहद जटिल संसदीय जांच से बचने के लिए किया, उसी लूप होल ने उन्हें आम पुलिस और सामान्य आपराधिक अदालतों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन अदालतों में वे कभी खुद न्याय करते थे, अब उसी व्यवस्था के सामने उन्हें एक आरोपी की तरह खड़ा होना पड़ सकता है। और यही वो बात है जो कानूनी हलकों में एक बहुत बड़ी बहस का विषय बनी हुई है। ये स्थिति स्पष्ट रूप से ये मांग करती है कि न्यायिक जवाबदेही के इस मौजूदा ढांचे में एक स्थायी सुधार किया जाए। सुधार तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिस्टम के लिए कोई अच्छी बात नहीं कि एक जज तकनीकी खामियों का इस्तेमाल करके संसद की जांच से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नहीं। कानून बनाने वालों को 1968 के अधिनियम में ये संशोधन करने पर विचार करना होगा कि यदि किसी जज के खिलाफ एक बार वैधानिक जांच शुरू हो गई है तो उसे पूरा होना चाहिए। हाँ, तो वो अपने तार्किक अंत तक पहुंचेगी, चाहे बीच में वो जज अपने पद पर रहे या इस्तीफा दे दे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक घर में लगी आग की घटना ने हमारी कानूनी व्यवस्था की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर दोनों कड़ियों को उजागर कर दिया। सही कहा। हमने समझा कि महाभियोग की वो भारी भरकम प्रक्रिया कोई वीआईपी क्लब नहीं है, बल्कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का एक जरूरी तरीका है। लेकिन साथ ही हमने उस इस्तीफे के लूप होल को भी देखा जो इस पूरी प्रक्रिया को बीच में ही रोक देने की ताकत रखता है और जो अंततः जज को एक आम नागरिक की तरह कानूनी पचड़ों में धकेल देता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एक लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती उनके पारदर्शी होने में है। बिल्कुल। ये विषय सिर्फ वकीलों या कानून के छात्रों के लिए नहीं है, ये हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो न्याय की उम्मीद लेकर अदालत की सीढ़ियां चढ़ता है। हाँ, क्योंकि आखिर में बात भरोसे की है। सही कहा, क्योंकि जनता का विश्वास तभी बना रह सकता है जब ये सुनिश्चित हो कि कोई भी चाहे वो न्याय की कुर्सी पर ही क्यों न बैठा हो, कानून और व्यवस्था से बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर शायद हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। बताइए। हमने ये तो मान लिया कि कानून में बदलाव होना चाहिए और इस्तीफे के बाद भी जांच जारी रहनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया, लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को ये नियम बन जाता है तो क्या सचमुच ये पारदर्शिता की जीत होगी? या फिर क्या इसका इस्तेमाल भविष्य में एक नए हथियार के रूप में किया जा सकता है? ये एक दिलचस्प एंगल है ना? जहां सत्ता में बैठे राजनेता उन रिटायर हो चुके या पद छोड़ चुके जजों को जीवन भर जांच के नाम पर परेशान करते रहे, जिन्होंने कभी उनके खिलाफ फैसले दिए थे।
क्या जवाबदेही तय करने की हमारी कोशिश कहीं न्यायपालिका की आज़ादी को हमेशा के लिए तो खत्म नहीं कर देगी? ये तो वाकई एक बहुत गंभीर सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो उस आग और नकदी से भी ज्यादा गंभीर है और जिसका जवाब हमें जल्द ही ढूंढना होगा। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।